Hello everybody, welcome to your channel that is Step by Step Study. So this is part 2 of your chapter number 7, that is conservation of plants and animals. In the last part we have discussed about deforestation, your flora and fauna. We discussed about the definitions, the terms basically that you have to remember, endemic species, migration क्या होती है, deforestation क्या होती है. Then we discussed about deforestation के causes, afforestation, deforestation और afforestation में क्या difference है. Consequence हमने discuss करे थे कि deforestation की आपके consequences क्या क्या हो सकते हैं. Then forest हमने करा था कि किस type का natural resource है. It is a renewable natural resource. Also we discussed about the conservation of forest and wildlife. So बस मैं आपसे इतना ही बोलूँगी. थोड़ा मेरी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं है बिकॉज जो मेरा थ्रोट है थोड़ा अपसेट है. सो काइंडली बियर विद मी टुडे इन दिस टुडेज वीडियो. कल से हो सकता है ये बेटर हो. सो आज की वीडियो में आई एम सॉरी, बिगनिंग में ही मैं आपको सबको सॉरी बोलती हूँ. ओके, सो लेट्स डिस्कस्ड अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व. पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व से पढ़ना चालू करते हैं. So first of all, what is a biosphere reserve? See, it is a protected area that is developed to conserve biodiversity. ये protected area है जो develop किया गया है to conserve a biodiversity, right? 1972 में जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज जो हैं क्रिएट करे थे टू प्रोटेक्ट दी वाइल्ड लाइफ. जैसे कि कौन कौन से एरियाज? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व. ये इन तीनों के बारे में हम आगे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, बायोस्फीयर को हम और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? अब बायोस्फीयर रिजर्व दे आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज, राइट. तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये हैं आपके मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज. ओके, ये मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज क्या क्या काम करते हैं? पहला, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दूसरा इनका काम क्या होता है? टू एजुकेट, ट्रेन एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल एक्सपेक्ट्स एंड इको फ्रेंडली लिविंग, राइट. ये एजुकेट करता है, आपको ट्रेन करता है, एक अवेयरनेस क्रिएट करता है एनवायरमेंटल एक्सपेक्ट्स एंड फॉर इको फ्रेंडली लिविंग, राइट. सो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी या फिर हम कह सकते हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने जो टाइप हैं, 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो हमारी कंट्री में जो है एग्जिस्ट करते हैं. कौन कौन से? और दूसरा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपसे पूछे कि ये जो बायोस्फीयर है और नेशनल पार्क है, इसमें बड़ा कौन सा है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका बड़ा है किस किस से? एक तो नेशनल पार्क से और दूसरा सेंचुरी. ये दोनों चीज़ों से आपका बायोस्फीयर रिजर्व इज मच लार्जर देन दीज टू, राइट. सो बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं आपके? 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. पहला है कौन सा? नीलगिरी. सेकंड वन, ये आपको याद रखना है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि आपको टिक करना हो कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन सा है, या फिर आपसे इसमें पूछ सकते हैं कि इसमें से आपको सेंचुरी बतानी है, तो आपको याद होने चाहिए. ओके, नीलगिरी हो गया, नॉकरॉक हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस, दिब्रू साइखोवा, दिबांग दिबांड, पंचमार्ही, कंचनजुंगा, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल. ये सब हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट. सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व ही नहीं, इसके अंदर भी जो है प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो आपका पंचमार्ही बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें क्या क्या है ये देखिए. जैसे यहाँ पर आपको एक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये जो बायोस्फीयर ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, राइट, इसके अंदर भी कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं. तो इस बायोस्फीयर रिजर्व में जो कि कौन सा है? पंचमार्ही बायोस्फीयर रिजर्व. इसके अंदर एक तो नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता है, कौन सा? सतपुरा. और दूसरा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके अंदर हैं. ठीक है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी? एक तो बोरी और दूसरी इसी के नाम की पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके,
सो अगर पूछा जाए बायोस्फीयर रिजर्व और सेंचुरी में कौन सा बड़ा है, तो आपको बोलना है कि बायोस्फीयर रिजर्व इट इज़ मच लार्जर देन एनी नेशनल पार्क एंड अ सेंचुरी। नेशनल पार्क और सेंचुरी ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व में ही आते हैं। देन ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ओके, आगे चलते हैं। So what is a biodiversity? In case they ask you what is a biodiversity, of the variety and variability of all animals, plants and microorganisms found in a particular area, that is known as a biodiversity। जो भी variety है आपकी animals की, plants की, microorganisms की, जो एक particular area में मिलती है उसको हम बोलते हैं biodiversity, right? Then they can ask you what is a biotic, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, तो हम वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि इकोसिस्टम है क्या। चलिए, तो ये मैंने आपके सारे एग्जाम्पल जो डिस्कस करे थे वो सारे हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन कौन से हैं। तो दीज आर योर बायोस्फीयर रिजर्व। काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज इन केस दे आस्क यू अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं आपके। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, राइट। सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है आपका, इसकी अगर डेफिनेशन प्रॉपर मैं आपको बताऊं, अ सेल्फ सस्टेनिंग फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग, लिविंग को आप बायोटिक भी कहते हो और नॉन लिविंग को आप एबायोटिक भी कहते हो, ठीक है। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, बायोस्फीयर का, जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो लिविंग कंपोनेंट जिसको बायोटिक बोलते हो एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट दैट इज नोन एज एबायोटिक, और ये दोनों कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जितने भी हैं दीज आर इंटरकनेक्टेड और ये आपस में होते हैं इंटर रिलेटेड, ठीक है। दस द बायोस्फीयर इट कंसिस्ट ऑफ वास्ट नेटवर्क ऑफ ऑल इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम। ओके, तो ये इसमें अगर आपसे पूछा जाए, जो आपका क्वेश्चन बनता है कि बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये जो प्लांट्स, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब होते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, राइट। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं आपके इकोसिस्टम के। एंड नाउ अगर ये पूछा जाए कि एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है इकोसिस्टम का, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, जैसे आपकी एयर हो गई, मिनरल्स हो गए, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो गया, सनलाइट, रेनफॉल, ये सब है आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, राइट। मूविंग फर्दर, फंक्शन जो है इकोसिस्टम का क्या होता है, राइट। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शन आपको बताना है एक इकोसिस्टम का, तो सबसे पहला है फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। ये क्या काम करता है आपका इकोसिस्टम, फिक्स करता है सोलर एनर्जी को। दूसरा फंक्शन है इसका ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ओके, मूविंग फर्दर, नाउ ये हमने डिस्कस कर ही लिया आपका इकोसिस्टम। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन केस अगर आपको डेफिनेशन याद रखनी है प्रॉपर, तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लें आप यहाँ से। फ्लोरा और फोना, बहुत ही प्यारा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से फ्लोरा और फोना पे। तो सबसे पहली चीज़ जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, फ्लोरा को फोना में कराते हैं, फोना को फ्लोरा में कराते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि फ्लोरा और फोना में डिफरेंस क्या है। सी, प्लांट्स और एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उन्हीं को आप फ्लोरा बोलते हो और फोना बोलते हो, ठीक है। फ्लोरा मतलब क्या है, जो प्लांट्स पाए जाते हैं, फोना मतलब जो एनिमल्स पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं फोना, राइट। अब अगर हम बात करते हैं किसी सेंचुरी की लेके, फॉर एग्जांपल अब एक पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व ले लो, ठीक है, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें जो आपका फ्लोरा है, फ्लोरा क्या क्या है इसमें, साल, टीक, मैंगो, जामुन, ये सब है इसका फ्लोरा, ठीक है। फोना पार्ट क्या है इसका, जैसे चिनकारा, ब्लूबुल, बार्किंग डियर, चीतल, वाइल्ड डॉग, ये सब हैं आपके फोना। ओके, आगे चलते हैं। Now we'll discuss about the endemic species. Before discussing about the endemic species, we should know what are species.
स्पीशीज़ क्या होते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं जिसमें सबसे पहला दे शुड हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस, बॉडी पार्ट्स इनके सिमिलर होने चाहिए एंड फंक्शंस, अब ह्यूमन बीइंग है, हम भी एक स्पीशीज़ है राइट, होमोसेपियन, देन हमारे सबके ही दो पैर होते हैं, ठीक है, एक नाक होती है, दो आंखें होती हैं, तो स्पीशीज़ का मतलब यही होता है कि उनके बॉडी पार्ट्स और फंक्शन सिमिलर होना चाहिए। दूसरा स्पीशीज़ का क्या है कि दे शुड ईट सेम काइंड ऑफ फूड। तीसरा क्या होता है स्पीशीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम हैबिटेट में, दे शुड लिव इन सेम हैबिटेट। फोर्थ क्या होता है कि इंटरब्रीडिंग अमंग देमसेल्व्स टू रिप्रोड्यूस अंडर नेचुरल कंडीशन, जो इंटरब्रीडिंग होगी वो आपस में ही होगी, ठीक है, अमंग देमसेल्व। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग के साथ ही इंटरकोर्स बना सकता है और किसी के साथ ब्रीड नहीं कर सकता, राइट। उसके एक ह्यूमन बीइंग अगर ह्यूमन बीइंग के साथ जो है ब्रीड करेगा तभी बेबी प्रोड्यूस होंगे, ह्यूमन बीइंग एनिमल के साथ ब्रीडिंग करके बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ओके। सो आगे चलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ की अब बात करते हैं। हमने स्पीशीज़ डिस्कस कर लिया, तो एंडेमिक क्या है, द स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ प्लेस, और अब इसको प्लेस की जगह हम क्या बोल सकते हैं, बायोटा, ठीक है, आर नोन एज एंडेमिक स्पीशीज़। कोई भी एनिमल या प्लांट की स्पीशीज़ जो एक्सक्लूसिवली किसी एक प्लेस में ही पाई जाती है उसको बोलते हो आप एंडेमिक स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल जाइंट स्क्विरल है, ठीक है, उसकी स्पीशीज़ अगर कहीं पर है तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो उसी स्पीशीज़ के लिए जाना जाता है, राइट। कल भी मैंने आपको बताया था एंडेमिक का मतलब कि अगर मान लो कि मैं अगर कोई दिल्ली में कोई स्पीशीज़ है गिलहरी की, स्क्विरल की, और वो वहीं पाई जाती है तो उसको बोलेंगे वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज़, राइट। सो जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं दे आर यूनिक टू दैट प्लेस एंड रीजन एंड नॉट फाउंड नेचुरली एनीवेयर एल्स, वो उसी प्लेस पे यूनिकली पाई जाएगी, उसी रीजन पे, और कहीं भी नेचुरली वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, हर जगह पे वो नहीं पाई जाएगी, पर्टिकुलर एरिया पे ही पाई जाती है, राइट। द एंडेमिक स्पीशीज़, ठीक है, द एंडेमिक फॉर्म डेवलप स्पेशली ऑन आइलैंड्स, जो ये एंडेमिक स्पीशीज़ है ना, ये स्पेशली जो इनकी जो फॉर्म्स हैं ये आइलैंड्स पे मिलती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर ज़्यादा होती हैं, क्यों ये आइलैंड पे, इसलिए बिकॉज ऑफ देयर जोग्राफिकल आइसोलेशन। रिमोट आइलैंड ग्रुप्स जैसे कि आपको हवाई के मिलेंगे, गैलापागोस को मिलेगा, ओके, गैलापागोस आइलैंड्स हैं आपका, यहाँ पर बहुत सारे एंडेमिक स्पीशीज़ होते हैं, पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल आइसोलेशन, उसकी वजह से। एंडेमिक स्पीशीज़ अगर हम पंचमारही बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो एंडेमिक फ्लोरा, राइट, यहाँ पर मैंने आपको पंचमारही बायोस्फीयर रिजर्व का ही बताया, तो यहाँ पर याद रखना पंचमारही बायोस्फीयर रिजर्व। सो अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि एंडेमिक फ्लोरा जो है आपका कौन कौन सा है, एंडेमिक फ्लोरा पहला साल पाया जाता है यहाँ पर, दूसरा होता है यहाँ का वाइल्ड मैंगो, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि अगर एंडेमिक फ्लोरा मतलब फ्लोरा फूल पत्ते पेड़, ठीक है, फ्लोरा साल, और वाइल्ड मैंगो ये आपका पंचमारही बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलेगा और कहीं आपको नहीं मिलेगा। देन एंडेमिक फोना जो है आपका, एंडेमिक फोना ये आपको जैसे कि बाइसन है, इंडियन जाइंट स्क्विरल है, फ्लाइंग स्क्विरल है, ये आपको इसी एरिया में पंचमारही बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा, ओके। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, ये एक एरिया है दैट इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक एरिया है जो स्पेशली रिजर्व किया जाता है हमारे एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक बहुत ही सूटेबल लिविंग कंडीशन हमारे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अब जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट प्रोवाइड्स अ सेफ हैबिटेट टू सम ऑफ दी थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल, जो कि थ्रेटन मतलब कि जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या फिर बहुत ही ऐसा है कि इस तरीके के एनिमल्स होते हैं, थ्रेटन मतलब जिनका शिकार किया जाता है, ओके। ऐसे एनिमल्स को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखते हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल किलिंग, एनिमल हंटिंग, एनिमल पोचिंग जो है रेस्ट्रिक्टेड होती है। सो इन थ्रेटेंड स्पीशीज़ को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रखते हैं ताकि ये आगे के लिए भी प्रोटेक्टेड रहें एंड इनकी कोई हंटिंग या फिर पोचिंग ना कर पाए। तो कौन कौन सी हैं ये थ्रेटेंड स्पीशीज़ जिनको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रखते हैं, जैसे कि आपका ब्लैक बक,
वाइल्ड आइड बक, एलिफेंट हो गई, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मैर्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसेरस और बहुत सारी जो है थ्रेटेंड स्पीशीज हैं जिनको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखते हैं, ठीक है। इन सेंचुरी में ना तो हम किलिंग ना ही पोचिंग, जिस किलिंग को आप दूसरा नाम क्या बोलते हो, पोचिंग, और कैप्चरिंग जो होती है एनिमल्स की, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब है कि अलाउड नहीं होता ये सब, राइट। In case they ask you how many sanctuaries we have, so there are 492 wildlife sanctuaries in our country, and Indian sanctuaries, they are broad level forest, mountain forest, bushlands in deltas of big rivers. ये सब यहाँ पर है हमारी इंडियन सेंचुरीज, ओके। I'm sorry. So in a sanctuary, the following activities are allowed and provide these do not interfere with the well-being of animals. सेंचुरीज में हमने क्या पढ़ा कि पहला हंटिंग और पोचिंग और कैप्चरिंग तो अलाउड है ही नहीं एनिमल्स की। तो दो एक्टिविटीज़ जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउ कर रखा है कि ये एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हो, बट ये देखते हुए कि आपके एनिमल्स को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें हार्वेस्ट कर सकते हैं ऑफ टिम्बर। टिम्बर क्या है आपका, वुड, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ वुड इज अलाउड। दूसरा, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हम जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको कलेक्ट कर सकते हैं। सो कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो अलाउड इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो नाउ लेट्स मूव टू नेशनल पार्क्स। सो द एरिया, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्टली रिजर्व था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, बट इन केस ऑफ योर नेशनल पार्क्स इट इज स्ट्रिक्टली रिजर्व टू प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग इन दैट एरिया। अब क्या फ़र्क था नेशनल पार्क्स में, ये जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, पहला पढ़ा था हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनिमल्स के लिए थी, ठीक है, एक एरिया था जो स्ट्रिक्टली रिजर्व था सिर्फ एनिमल्स के। बट नेशनल पार्क में क्या है, एक पर्टिकुलरली एरियाज इट इज स्ट्रिक्टली रिजर्व टू प्रिजर्व योर फ्लोरा, ठीक है, फूल पत्ती झाड़ियाँ, फौना, एनिमल्स। देन जो कुछ ऐसे लैंडस्केप्स हैं उनको भी ये प्रिजर्व करती है आपकी नेशनल पार्क्स, एंड योर हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को भी जो है आपकी नेशनल पार्क रिजर्व करते हैं, राइट। अब इसमें आप क्या नहीं कर सकते, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमारा हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर जो वुड है वो अलाउड था, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी आपका अलाउड था। बट इन केस ऑफ ये नेशनल पार्क्स यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, ग्रेजिंग और कल्टीवेशन, दे आर रेस्ट्रिक्टेड इन एनी नेशनल पार्क। ना ही तो यहाँ पर आपका कोई भेड़ बकरी कोई चढ़ सकता, ठीक है, कोई कैटल को नहीं लेके आ सकते घास चराने। दूसरा कि क्या रेस्ट्रिक्टेड है, कल्टीवेशन, खेती बाड़ी भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड होती है, राइट। 89 नेशनल पार्क्स है हमारे पास। नेशनल पार्क्स जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला नेशनल पार्क जो कि फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया था तो वो कहाँ पर था, तो नेशनल पार्क एट सतपुरा इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अगर आपसे ये आप पूछोगे कि मैम नेशनल पार्क्स में ये जो लैंडस्केप है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं आप कह रहे हो ये प्रिजर्व किए जाते हैं या फिर स्ट्रिक्टली रिजर्व होते हैं ताकि ये प्रिजर्व हो सके, तो कौन कौन से, अब देखिए जो रॉक पेंटिंग्स हैं, ठीक है, that are found in rock shelters of this area, जो रॉक पेंटिंग्स हो गई, ये सब चीज़ें होती है ना जो एक एरिया में पाई जाती हैं, तो वो इंडिकेट करता है जैसे कि क्या है, रॉक पेंटिंग्स में क्या होता है आपका, किसी पे आपका लॉयन बना है, किसी पे एलिफेंट्स बना है, किसी में वाइल्ड लाइफ बनी है, किसी में बारहसिंगा बना हुआ है, किसी में फेलोज बने हुए हैं। रॉक पेंटिंग्स हैं क्या, ये दर्शाती हैं कि हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे इधर इस नेशनल पार्क में आपका रॉक जैसे कि लॉयंस है, एलिफेंट्स हैं, वाइल्ड बफेलोज हैं, बारहसिंगा है, ये सब ये दिखाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से आपके नेशनल पार्क्स हैं,
तो पहला आपको याद रखना है कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं आप हमारे यहाँ पर इंडिया में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में, किस लिए, टाइगर रिजर्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में। भरतपुर बर्ड सेंचुरी ये राजस्थान में है। इट इज़ अ विंटर होम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, जो जिसको मोस्ट कॉमनली साइबेरियन क्रेन के लिए है ये। देन वी हैव नंदा कनन बायोलॉजिकल पार्क जो कि भुवनेश्वर के पास है। इट इज़ अ कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइट टाइगर। देन वी हैव सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व फाउंड इन ओडिशा एंड फॉर टाइगर्स, इट इज़ रिजर्व फॉर टाइगर्स। देन वी हैव ससान गिर सेंचुरी गुजरात में, काजीरंगा सेंचुरी असम में, वन हॉर्न राइनोसिरस यहाँ पाया जाता है। वी हैव सरिस्का सेंचुरी राजस्थान में टाइगर के लिए। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी याद होना चाहिए, हरियाणा में। एंड बर्ड्स की जो है स्पीशीज़ यहाँ पर रिजर्व होती हैं, प्रिजर्व करी जाती हैं। मधुमलाई सेंचुरी ये है तमिलनाडु, इंडियन एलिफेंट के लिए है ये, ठीक है। नेशनल बोटानिकल गार्डन ये वेस्ट बंगाल में है एंड इट इज़ फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ रेयर स्पीशीज ऑफ योर प्लांट्स, राइट। जरा से जल्दी से हम अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व दे आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज दैट आर डेवलप्ड टू, सबसे पहला, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा, टू एजुकेट ट्रेन एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड इको फ्रेंडली लिविंग। नीचे चलते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरा एंड फौना। The species of plants and animals that are found only in one specific place उसको क्या बोलते हो आप, endemic species, right। then अगर आपसे पूछा जाए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी, किस सेंचुरी में क्या स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, एक सेंचुरी वो होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एक एरिया है रिजर्व किया जाता है पर्टिकुलर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स के लिए। यहाँ पर हंटिंग, कैचिंग, पोचिंग ये सब अलाउड नहीं होती। और जो एरिया, ठीक है, रिजर्व किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर फ्लोरा फौना, योर लैंडस्केप्स एंड योर हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, तो उसको क्या बोलते हो आप, उसको बोलते हो आप नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क में क्या अलाउड नहीं है, ग्रेजिंग अलाउड नहीं है और कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्टेड है। इन केस ऑफ योर बायोस्फीयर रिजर्व, अगर आपसे पूछा जाए कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इट इज़ अ मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। देन अगर एक क्वेश्चन आएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में से कौन सा ज़्यादा बड़ा है, तो आपको याद रखना है बायोस्फीयर रिजर्व इज़ मच लार्जर देन योर नेशनल पार्क और योर सेंचुरी। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन। Kindly message me or you can email us at the id that is svss.inquiry@gmail.com, or you can message us at the WhatsApp number that we have provided to you. So till then, take care, keep studying, stay home and stay safe, and if you have any doubt, feel free to message us, and tomorrow I'm gonna cover your part 3. So take care all of you. Bye bye.